नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, राज्यसभा में पास हुआ विधेयक। जी हां, कोरोना योद्धा की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार ने कानून पास कर दिया है। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा से महामारी रोग विधेयक 2020 को पास कर दिया गया है। बता दें कि इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। हमला करने वालों पर 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 महीने के 5 साल तक की सजा भी हो सकती है, जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये गैर जमानती अपराध होगा। बता दें कि 123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन के बीच युद्ध होगा। एलएसी पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी बहुत गंभीर बनी हुई है। सुरक्षा एक चुनौती है। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर बड़ी संख्या में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारत के समक्ष बहुत गंभीर सुरक्षा चुनौती है। जयशंकर ने कहा कि जून में लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़पों का बहुत गहरा सार्वजनिक और राजनीतिक प्रभाव रहा है तथा इससे भारत और चीन के बीच रिश्तों में गंभीर रूप से उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि सीमा के उस हिस्से में आज बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद हैं, वो हथियारों से लैस है तथा ये हमारे समक्ष बहुत ही गंभीर सुरक्षा चुनौती है और अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो युद्ध के हालात से नकारा नहीं जा सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान मसाला खाने और सिगरेट पीने वालों को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां, पान मसाला खाने और सिगरेट पीने वाले लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। पान मसाला और सिगरेट के दाम जल्द बढ़ सकते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिन गुड्स पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दरअसल पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे कई राज्यों केंद्र सरकार को सिन गुड्स पर सेस बढ़ाने का सुझाव और प्रस्ताव दिया है। अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति बन जाती है तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर एक्शन में सरकार, देखिए आपको क्या होगा फायदा। जी हाँ, बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी पर तेजी से काम कर रही है। सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए कैबिनेट तैयार किया है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2019 को सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कि कबाड़ में भेजा जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिल सके। यानी सरकार 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाकर कबाड़ में भेजने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा ऑटो सेक्टर को होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 करोड़ गाड़ियां स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत आएंगी। इतनी बड़ी संख्या में ऑटो सेक्टर के लिए गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियां सड़क से हटना शुरू हो जाएंगी। साथ ही ग्राहकों को अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचने पर सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट को दिखाकर नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा और ग्राहकों को नए वाहन 30% तक सस्ते मिलेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25% की कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पढ़ी लिखी और कमाने वाली पत्नी पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। जी हां, पति से कम कमाने का हवाला देकर गुजारा भत्ता का मांग करने वाली महिला की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। सत्र अदालत ने कहा है कि महिला शिक्षित है और नौकरी करती है। पति से तनख्वाह कम होने के आधार पर पत्नी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। सत्र अदालत ने मामले में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को बरकरार रखा है। जी हां, अब कोई भी पढ़ी लिखी या नौकरी करने वाली महिला पति से गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल पंप पर कम तेल देना पड़ेगा भारी। ग्राहक की शिकायत पर रद्द होगा लाइसेंस। पहली बार मिले आम आदमी को नए अधिकार। जी हां, देश के पेट्रोल पंपों पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। देश में रोज पेट्रोल पंपों पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटतौली के मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 लागू हो जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा। बता दें कि पेट्रोल डीजल को लेकर उपभोक्ताओं को हर रोज कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ग्राहक कम पेट्रोल और डीजल की शिकायतों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
2020 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ता को ठग नहीं सकते हैं। अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक के अनुसार मिलेंगे। अगर ग्राहक शिकायत करते हैं तो पेट्रोल पंप पर जुर्माना के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। देश में तेल की चोरी का खेल छोटे शहरों में से लेकर बड़े शहरों और गांवों तक फैला है। पेट्रोल पंप संचालक कई तरह से उपभोक्ताओं को चूना लगाते हैं, लेकिन अब पेट्रोल पंप संचालक आपसे धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी सरकार ने इसको लेकर सख्त नियम जारी कर दिए हैं। अब अगर कोई भी पेट्रोल पंप मालिक तेल चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द होकर पेट्रोल पंप बंद करा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पर गतिरोध जारी। लद्दाख की ठंड में चीनी सैनिकों के हालात पस्त, सीना तान के खड़ी है भारतीय जवान। जी हां, भारतीय सेना ने पैंगोंग इलाके में चीन से टकराव के बीच अपनी तैनाती को मजबूत कर लिया है, लेकिन दोनों तरफ से जारी गतिरोध के टूटने के आसार नहीं है। पैंगोंग से लेकर रेंजोंग लॉ तक के इलाकों में कम से कम 3 स्थानों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। उनके बीच की दूरी 200-300 मीटर से ज्यादा नहीं। हालांकि पिछले 10 दिनों में टकराव की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसलिए पहली कोशिश इस बात की महसूस की जा रही है कि दोनों सेनाएं इस स्थिति को खत्म करें और पीछे हटें। पिछले सप्ताह ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई है, लेकिन चीन उस पर अमल करने को राजी नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि लद्दाख क्षेत्र में ठंडक ने दस्तक देना शुरू कर दी है। इससे चीनी सेना के हालात खराब होने लगे हैं, लेकिन भारतीय सैनिक सीना तान खड़े हैं। साथ ही सेना ने सर्दियों की दस्तक होने के मद्देनजर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एलएसी पे भारतीय जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। ये माना जा रहा है कि अभी जल्द ये टकराव खत्म होने वाला नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षा, एक ही टेस्ट से होगा सिलेक्शन। जी हां, सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। दरअसल पहले सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इसे समाप्त करने के लिए सरकार राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। इस फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। फिलहाल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल 3 संस्थाएं रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी। वैसे दोस्तों, आप सरकार के इस कदम का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेस्ट में फेल हो गए यूपी के स्मार्ट मीटर। चाइनीज चिप की वजह से उछाल रहा है बिजली बिल। जी हां, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में धांधली से जुड़ी एक खबर सामने आई है। प्रदेश में लगने वाला बिजली स्मार्ट मीटर जांच में फेल हो गया है। पिछले दिनों लोड जंपिंग की शिकायत के बाद मीटर सेंटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट नोएडा भेजे गए थे, जहां जांच के बाद मुख्य मानक कांस्टेंट में भी मीटरों को फेल पाया गया। जांच में पाया गया है कि मीटर बनाने वाली जीनस जेन ITI कंपनियां 100% इंडियन है, लेकिन मीटर के अंदर लगी चिप और कुछ पुर्जे चाइनीज हैं। जीनस कंपनी के स्मार्ट मीटरों में गड़बड़ी पाई जा रही है। CPRI की रिपोर्ट की मीटर एक्यूरेसी में दिक्कत बताई जा रही है। दरअसल मीटर में क्लिक करने वाली बत्ती को इम्पल्स कहते हैं। जींस कंपनी की मीटर्स की इम्पल्स 3200 है, मतलब 3200 इम्पल्स पर 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। लेकिन इन मीटरों में दिक्कत ये है कि चिप गर्म होते ही इम्पल्स की रफ्तार तेज हो रही है और उसी हिसाब से यूनिट बढ़ते ही बिजली का लोड अचानक बढ़ जाता है। इसी यूनिट और लोड जंप में बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, जिसके चलते उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, पूरे देश में स्मार्ट बिजली मीटर लगने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी के बीच अब स्वाइन फ्लू की दस्तक, जानिए किन प्रदेशों में है सबसे ज्यादा खतरा। जी हां, एक तरफ देश में कोरोना महामारी ने लोगों को हैरान किया हुआ है, तो वहीं अब स्वाइन फ्लू का भी खतरा मंडराने लगा है। स्वाइन फ्लू बीमारी को लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जो रिपोर्ट जारी की है वो चौंकाने वाली है। संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई तक स्वाइन फ्लू के 2700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 44 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद सरकारी संस्थाएं भी इस बीमारी को लेकर चिंतित हो गई हैं। NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर जिन प्रदेश में देखा गया है उनमें उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और तमिलनाडु शामिल है। संस्थान के मुताबिक इन सभी राज्यों में अब तक 2721 मामले सामने आए हैं, लिहाजा इन प्रदेशों में विशेष ध्यान रखने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की खबरों की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।